चलिए अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं ये मॉडर्न इंडिया का मिसलेनियस में हम जहाँ से, जैसे कि क्या होता है ना कि कई बार ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जहाँ से सवाल आता है, उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो उसी में शिक्षा आयोग था, तो शिक्षा के 4, 5, 6 हैं। बहुत देर से ऐश्वर्या पढ़ रही हैं, एक बार इनसे पूछ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, रैले 4 में। चलिए, ऑनलाइन में कोई है जो जितना भी वुड डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, रैले कमीशन, सेटलर कमीशन, हार्टोग आयोग, वर्धा कमीशन और सार्जेंट कमीशन बता सके कब कब आया था? एनीवन आउट ऑफ 6? कोई बोल सकता है? हाँ, वुड डिस्पैच कब हुआ था? ठीक है, हंटर कमीशन 82। अच्छा, रैले कमीशन, रैले कमीशन 1902 और हाँ सैडलर कमीशन 1917, हार्टोग कमीशन 29, हार्टोग कमीशन 1929 और उसके बाद वर्धा 37 और सर्जेंट 1944। एकदम याद रखिए इसको। चलिए अभी अब कई चीज़ें सवाल के रूप में, कई चीज़ें जवाब के रूप में, कई वन लाइनर के रूप में। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। बताइए, झारखंड का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? इसका फॉर्मूला है 6 क्या फॉर्मूला है? 6 छत्तीसगढ़ 1 तारीख को, 9 तारीख को उत्तराखंड और 15 तारीख को झारखंड। 6 याद रखिएगा, हमेशा एक सवाल किसी भी परीक्षा में पूछ देता है, क्योंकि अभी भारत के जो लेटेस्ट 3 राज्य हैं उसमें एक राज्य यह है। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस संविधान ये प्रक्रिया से? बंगाल में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय कब बना? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 62 में हुआ था। 66 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? उसमें बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना था कि नहीं बना था? तो 73 में आया, तो 64 में 62 में कैसे बनेगा? 73 में ही बनेगा ना। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, यही चीज़ पूछ रहे थे। ठीक है, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति किस एक्ट से अपनाई गई थी? कंपनी के, ध्यान, सवाल पूरा सुनिए, बार बार कह रहे हैं। कंपनी के व्यापार, ऐसे ही आएगा और फंस जाएगा मामला। सवाल लिखिए, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति किस एक्ट से अपनाई गई थी? ये सारे आपके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। यह 84, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 84 के पिट्स इंडिया एक्ट से हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अगला सवाल लिखिए। हाँ, 1784, 1784 कल भी पूछे थे। चलिए, हाँ चलिए आगे बताइए। कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया गया। कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया गया किस एक्ट से? 1784 से ही, पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। देखिए, विशेष अवस्था में, अगला सवाल, विशेष अवस्था में, जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी इसको रोक रोक के सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार 1786 में। प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख का बजट, वेरी गुड, लिख लीजिए फिर भी। प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख का बजट। कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त थे। व्यापारिक नहीं लिखिए, वाणिज्यिक लिखिए। 1 लाख का बजट, 1 लाख का बजट।
कंपनी के सभी वाणिज्यिक कमर्शियल राइट समाप्त कर दिया गया, वाणिज्यिक अधिकार समाप्त। इसको ऐसा करना ना, इतने बार हम रिपीट कर रहे हैं बोलने में, इसको अभी याद कर लीजिए। क्लास में हमेशा इस मानसिकता से बैठिए आप लोग, या किसी भी चीज़ को ऐसे सुनिए कि उसी समय वो याद हो जाए, ठीक है। हाँ, अब समय भी नहीं है। कंपनी के सारे कमर्शियल राइट्स 1833 में समाप्त कर दिए गए। कंपनी को, एक दो यहाँ ज़्यादा आवाज़ गूंज रहा है, एक बार में क्या नहीं बोले। कंपनी को कहा गया कि आप केवल राजनीतिक कार्य करेंगे, ट्रू और फॉल्स। यू विल डू ओनली पॉलिटिकल वर्क, ट्रू और फॉल्स। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस का हिल जाना। सही है, यस। तो वही तो, जब अडिग रहना चाहिए ना आदमी को, है कि नहीं। कंपनी को वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, कहा गया केवल पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। चलिए, बंगाल का गवर्नर पूरे देश का गवर्नर बन गया, तो सवाल आप लोग जानते ही हैं। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में, वैसे भले वो फाइनली 53 में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन 33 में ही प्रावधान था, ठीक है ना। लिखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित, जिसका नाम था मैकाले के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया, के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। अ लॉ मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर एंड दैट मेंबर वाज मैकाले। चलिए, बाकी 53 में तो वही वो है, शिक्षा वाला है कि परीक्षा वाला। 53 में परीक्षा वाला एक है। हाँ, चलिए, वो तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए 1858 लिखिए। कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अब क्राउन के पास। लिखिए, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण क्राउन के पास कब से, तो 1858 से। गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, वायसराय, वो बोला गवर्नर जनरल। हाँ, 1858। गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय। अब कोई एक आदमी हमको बता दे कब गवर्नर था, कब बंगाल का गवर्नर था, कब भारत का गवर्नर था, और कब वायसराय था, कब कौन आखिरी था, कौन भारत का आखिरी था, कौन स्वतंत्र भारत का पहला था, कौन स्वतंत्र भारत का आखिरी था। कितने सवाल, आराम से रुक जाइए, पूरा सवाल सुनिए। बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 33 में। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए, मतलब गुलाम भारत का माउंटबेटन। आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय, आज़ाद भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, आज़ाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ऐसे ही सवाल आएगा, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए पूरा। कोई दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ? हेलो, एकदम ऐसे ही सवाल आएंगे और आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, अगला लिखिए। आपके रिक्वेस्ट पे हम आज इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि आपका हो जाने, तो शिकायत दूर नहीं होगा। चलिए, अगला लिखिए। 61 में आया भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? यदि पूछेगा तो क्या जवाब होगा? 1861, ठीक है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण था, आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिली? इसी से। लिखिए 1861 से आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को मिली। यही आज तक चल रहा है। इसके लागू होने के बाद 6 महीना के अंदर पारित करना पड़ता है कि नहीं? उस समय भी 6 महीना ही था। इसको लिखिए मत, समझ लीजिए। परिषद को कानून बनाने की शक्ति मिली, ये सब मत लिखिए, केवल यही लिखिए, अध्यादेश वाला शक्ति लिखिए। बाकी तो इसी से आ गया कि अब ब्रिटेन कैसे शासन करेगा, उसका पूरा ये अध्यादेश था। तो यदि कोई ऐसी बात आपको दिखे जो लगे कि अब लग रहा है कि पार्लियामेंट्रियन वर्ड है,
संसदीय भाषा है। भारत में शासन के संदर्भ में वहाँ का मतलब कि संसद बात कर रही है, तो समझिए कि परिषद अधिनियम या उसके बाद की बात है, यह रेगुलेटिंग की बात नहीं है। रेगुलेटिंग में कंपनी सेंट्रिक बातें होंगी और परिषद में सरकार और देश सेंट्रिक बातें होंगी। लगेगा कि कोई ज़्यादा परिपक्वता से बोल रहा है। इसलिए 1857 की क्रांति को फेल करने का सबसे बड़ा नुकसान भारत को क्या हुआ कि भारत बहुत ही मजबूती से जकड़ में आ गया और अगले 100 साल के लिए मोटा मोटी फिर से मजबूती से गुलाम हो गया। तो किसी काम को प्रॉपर प्लानिंग से करना चाहिए और उसको परिणाम तक पहुंचाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सा जो दिक्कत होता है ना, वो एक बड़ी समस्या को जन्म देता है। चलिए अगला लिखिए, अगला सवाल बताइए, लिखिए। क्या आप लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करें तो ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है? ठीक है। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार कब से? 92 से। वेरी गुड। सार्वजनिक हित के मामलों को विधानमंडल के सदस्य 6 दिन के अंदर सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार कब से? तो बजट पर लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार 92 से। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक नहीं, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार 92 से। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब से शुरू हो गया? तो 92 से। विचार प्रकट करने का, बजट को में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं कि दिस में ऑल्सो बी एडेड, इसको भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है। अगला लिखिए, अगला सवाल, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 से। ठीक है। लिखिए, मार्ले मिंटो सुधार में मिंटो कौन थे? कल इतना बताया, मिंटो सचिव थे, मार्ले सचिव थे, मिंटो यहाँ का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार कब से मिला? तो छोड़ दीजिए, अभी नहीं आया है, जब आएगा तब देखा जाएगा। किस एक्ट के बारे में गांधी जी ने कहा है कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया? इसी के बारे में, मार्ले मिंटो के बारे में। मार्ले मिंटो के बारे में गांधी जी ने कहा कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब से? 1919 से। यह बहुत बार पूछा गया। 1919। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग 1919 से। उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस शब्द का प्रयोग 1919 अधिनियम में, 1919 में। आंसर हो जाएगा 1919। पहली बार प्रांतीय विषयों को, पहली बार प्रांतीय विषयों को 2 भागों में कब से बांटा गया? 2 भाग थे, कौन कौन? आरक्षित और हस्तांतरित। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एकदम क्लियर रही है, आरक्षित और हस्तांतरित। तो पहली बार प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया कब से? 1919। ठीक है। देखिए, आप जब घर में पढ़िए या किसी अन्य सोर्स से पढ़िए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा लग जाए वो आपको ऐड कर लेना है। ये हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, जो परीक्षा के हिसाब से हो सकता है इसी में से सवाल आ जाए, लेकिन आप यदि कुछ और कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हम आपको 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, सॉरी, हम आपको 1 घंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने जो रूटीन बताया है वो है 11 घंटे का। तो 3 घंटे उसमें फिक्स आइटम है। नहीं, रूटीन के हिसाब से यूरोप का क्या है, लैंड है या वाटर है? वाटर है, यानी लैंड कल हो गया, आज वाटर है। तो इसका मतलब आप लोग क्या क्या कर चुके हैं? एशिया का लैंड कर चुके हैं, एशिया का वाटर कर चुके? यस सर। आवाज़ धीमा लग रहा है, नहीं किया लगता है। हमने एक सूत्र दिया था जो लोग पिछड़ गए उनके लिए, कि जो आज का है उसको आज कर लीजिए, ठीक है, और जो पीछे का छूटा है उसमें से एक कर लीजिए, तो 5-6 दिन में आप रेगुलर हो जाइएगा। आज वाला भी छूट जाए पीछे के चक्कर में तो फिर इतना बड़ा बोझा हो जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। इसको कर लीजिए, सब लोग एक रूटीन में आ जाइए। रूटीन से क्या होगा ना कि समय बीतेगा, आपका कोर्स कवर हो जाएगा, और नहीं तो सब वहीं रह जाएगा, समय बीत जाएगा। आपको देखने में लग रहा है 40 दिन में 7 दिन बीत गया और 7वां दिन बीत रहा है। प्रत्यक्ष कर पर हम पढ़ा चुके हैं। प्रत्यक्ष कर पर किसकी समिति थी? रेखा तो था ही नहीं कोई समिति।
ऑप्शन नहीं, हम सवाल पूछ रहे थे कि प्रत्यक्ष कर पर समिति, अप्रत्यक्ष कर पर समिति, गरीबी हटाने के लिए समिति, रुपये। चलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, रुपया में और पूंजी में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल? आप मत बोलिए। तो नहीं, मीनू ने अच्छा बताया, सही बताया, ऑनलाइन से जवाब आ गया। आप लोग बताइए। मनी प्लस रिस्क इज इक्वल टू कैपिटल। हम क्लास में बताया था मनी प्लस रिस्क इज इक्वल टू कैपिटल। मान लीजिए पैसा है, पॉकेट में आप रखे हुए हैं, तो उसमें कोई रिस्क है तो उतना ही रह जाएगा। पैसा चोरी भी कीजिएगा तो पैसा पे लिखा रहता है मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। ये चोर भी होगा तब भी उसको वचन देता है। मान लीजिए हमने आपसे छीन लिया तो हम ही को वचन देता हूँ कि आप ही को देंगे। यदि हमसे कोई और छीन लिया तो उसको वचन देने लगेगा। ये किसी का सगा नहीं है और कोई ऐसा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं है, वही है। तो मनी, मान लीजिए पॉकेट में आपने पैसा रखा है तो दैट इज़ मनी, लेकिन वही पैसा किसी बिजनेस में लगा दिया दैट इज़ कैपिटल, क्योंकि उसमें रिस्क है, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो जिस पैसे को बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? पूंजी होता है। और जो पैसा हम नॉर्मली ऐसे सेव किए हुए हैं वो क्या है? वो मनी है। लिखिए, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम से किया गया? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम से? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। प्रांतों को स्वायत्तता 1935 से। फिर लिखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में को स्वायत्तता 1935 से। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन लागू 1935 से। फेडरल न्यायालय की स्थापना 1935 से। सुप्रीम कोर्ट पूछे बंगाल में तो 73, और फेडरल न्यायालय पूछे तो 1935। यही बाद में दिल्ली वाला बनाइए, ठीक है ना। चलिए एक बात और लिखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, अगला सवाल लिखिए, कांग्रेस के किस हैं, कार तो है इंजन नहीं है केवल ब्रेक है, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था? अस्वीकृत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया? 1935 के अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया किस में? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में। चलिए, भारत का राज्य सचिव का पद कब समाप्त किया गया? 36 में। 36 लखनऊ। भारत के राज्य सचिव का पद किस अधिनियम से समाप्त किया गया? भारत के राज्य सचिव का पद किस अधिनियम से समाप्त किया गया? 47। राज्य सचिव का पद। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन थे? बोलिए। इंडिया फॉर इंडियंस, C.R. दास। इंडिया फॉर इंडियंस, C.R. दास। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसने लिखा है? अरविंद घोष। आप लोगों को बता चुके हैं पहले। मदर इंडिया, बोलिए, ये भी नहीं बताया। मदर इंडिया पूछेगा तब। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया कैथरीन मेयो। फ्रीडम एट मिडनाइट बहुत फेमस किताब है, बोलो तुमको याद है? वो तो ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी है, डोमिनिक लेपियर है। फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की स्वतंत्रता पर सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, फ्रीडम एट मिडनाइट। डोमिनिक लेपियर और कॉलिंस। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? इसका तो गलत नहीं करना चाहिए था आपको, ये बहुत फेमस किताब है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, बहुत चर्चा आप लोग कर रहे थे 2-3 दिन से। भगत सिंह। गिल्टी मैन ऑफ
गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारतीय बंटवारे के दोषी लोग, बंटवारे के गुनहगार कौन होगा? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। इंडियन पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, भारतीय बंटवारे के गुनहगार। हाँ, हिंद स्वराज गांधी जी की किताब है, हिंद स्वराज। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती में। लिखिए, किस किताब में भारतीय संसद की बांझ और वेश्या से तुलना की गई है? किस किताब में बांझ और वेश्या से ब्रिटिश संसद की तुलना की गई? खिसिया के लिखे थे ब्रिटिश संसद कि इससे कुछ पैदा ही नहीं हो सकता है, यह बांझ है। तो बांझ और वेश्या से गांधी जी ने तुलना की थी ब्रिटिश संसद की, अपनी किताब हिंद स्वराज में। दुर्गेश नंदिनी किसकी लिखी हुई किताब है? दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम ये भी याद है आपको, श्रीमद् भागवत गीता याद है। अनहैप्पी इंडिया लिखवाए थे आप लोग, वेरी गुड, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें सारा बुक लिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट को रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि जैसे इंडियन अनरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हो सकता है फिर पूछ दे। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल की किताब, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही आएगा। उसमें क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सब दिया रहेगा, ताकि आप काम भर कंफ्यूज हों। इसलिए क्या करना है? एकदम अलग अलग। इंडिया डिवाइडेड किसकी लिखी किताब? ये उस बार भी हुआ था, 4 बार लोग राजेंद्र प्रसाद बोला, 1 बार जाके लड़ गए। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये उसका आंसर नहीं देना है, किताब का नाम का राइटर बताना है। ये किताब का नाम है द मैन हु, हम बताए भी हैं, मेरे बुक लिस्ट में दिया हुआ है, जो लिस्ट आपको दिए हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। देखिए, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और टुवार्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण, लिख लीजिए। बीपीएससी में टुवार्ड्स स्ट्रगल भी इंपॉर्टेंट है। टुवार्ड्स स्ट्रगल रफीक जकारिया, टुवार्ड्स स्ट्रगल जयशंकर, जयप्रकाश नारायण। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल। आवर इंडियन मुसलमान, आवर इंडियन मुसलमान, कितना प्रेम से बोल रहे हैं, आवर इंडियन मुसलमान। W हंटर। बापू माई मदर, बापू माई मदर, सही बोला, बापू माई मदर। किसने लिखा था? मनु बहन, मनु बेन भी कहते हैं इनको, मनु बेन, जिनके साथ ही रहते थे। बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। या कुछ प्रमुख बताया मैंने, बाकी सबका लिस्ट दिया हुआ है। जिसके पास कम समय हो इसी से काम चलाएगा, भगवान को मनाएगा, और जिसके पास समय हो थोड़ा उसको भी देख लेगा। चलिए, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध और पंचवटी। क्या हो गया? आवाज़ बंद कीजिए अपना। मेरी कहानी किसकी लिखी हुई किताब है? नेहरू की, ठीक है। मेरी कहानी, नेहरू की 3 किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। माउंटबेटन के अनुसार भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? माउंटबेटन ने अपने लिखा है कहीं पर कि भारत का विभाजन इनके चलते हुआ। वो व्यक्ति कौन थे? जिन्ना का, इनका इतना हिम्मत था, जिन्ना, आंसर होगा जिन्ना। महात्मा गांधी में बोलने का माउंटबेटन का इतना क्षमता नहीं था। जिन्ना। भारतीय नौसेना ने गोवा को किस वर्ष मुक्त कराया था? 1961 में। कुछ आपको अच्छे सेंटेंस बताते हैं, जैसे कि एक आध सेंटेंस से सवाल आता है ना, कथन से। 10-20 ऐसे तो कथन हमारे पास लगभग 500 कथन है। 500 नहीं, कम से कम 500 नहीं, कम से कम 1000 कथन है। नहीं, भेज देंगे तो ये हिस्ट्री मेंस वाले के लिए है, और हिस्ट्री ऑप्शनल जो यूपीएससी में जिनका रहता था पहले उनके लिए है। आपके लिए उतना, उसमें से हम कुछ चुन के आपको बताते रहे। 1000 है।
लेकिन इसमें से हमको पता है कि क्वेश्चन बनने का क्षमता किस में है, वैसा आपको हम कुछ कुछ लिखवा दे रहे हैं। जैसे पिछली बार एक पूछा था जो यहीं से लड़ा था, बाकी कहीं नहीं, हम ढूंढ के देख लिए कहीं नहीं मिला था। लिखिए, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। लिखिए, किसने कहा था कि हमें तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक साल में एक बार हम मेढक की तरह टर्राते रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। यह बहुत फेमस सेंटेंस है जो हम बोलने जा रहे हैं, आपको याद होगा तो। बहुत फेमस सेंटेंस है जो बोलने जा रहे हैं। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी दिली तमन्ना है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मौत में सहायक और सहयोगी बनूं। कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी दिली तमन्ना है, यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि इसके मौत में मैं सहायक बनूं। कैसी मौत में? शांतिपूर्वक मौत में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी। बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी। किसने कहा था? विलियम बेंटिक। किसने कहा था कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है? स्वतंत्रता के समय का क्वेश्चन है। किसने कहा था कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है? सी.आर. दास। वेदों को और लौटो तो पता ही होगा। वेदों के सरस्वती। एक सेंटेंस बोल रहे हैं, गेस कीजिएगा किसका हो सकता है। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, आगे, तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। वेरी गुड। कौन? पटेल। कौन बोला? पटेल सही है। तो उसको अलग करने के बाद हम सबको एक किए थे। इसीलिए तो जब पूछेगा तो आप लोग गलती कीजिएगा, इसीलिए तो बताया है। किसने कहा था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ? किसने कहा था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ? मोहम्मद इकबाल। मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। किसने कहा था? मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। महात्मा गांधी। मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। कभी भी ऐसा सेंटेंस गलत होता है जिसमें हर लगा हो, जिसमें सब लगा हो। कभी भी हर वाला चीज़ कोई सही हो नहीं सकता। हर आदमी ना तो भ्रष्ट हो सकता है, ना हर आदमी सही हो सकता है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने कहा था ये बात। कॉर्नवालिस ने। शेर की तरह एक दिन की जिंदगी वाला बात किसने? टीपू सुल्तान। किसने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता? सिराजुद्दौला कहा था कि अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस। इससे क्या हो ना, इतिहास का जो फील है वो समझ में आएगा। ये सेंटेंस नहीं है, भले हो सकता है ना पूछे, लेकिन आपको फील समझ में आएगा और इससे क्वेश्चन गेस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। पीटी परीक्षा में पास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण, भाषा में शब्दों के प्रयोग की पहचान और उसके आधार पर क्वेश्चन को खोजने की प्रवृत्ति यदि आप डेवलप कर लेते हैं तो 5-7 सवाल तो ऐसे सही हो जाएगा। जैसे यदि आपको पता है कि किसके संबंध में यह कहा गया है कि वो अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी दाढ़ी से झाड़ता था? कौन ऐसा राजा था जो अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी दाढ़ी से झाड़ता था? तो पहले तो तय है कि कौन सुल्तान का दाढ़ी था जो मोटा मोटी आपको याद है और दाढ़ी से धूल झाड़ रहा है, तो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी दाढ़ी से झाड़ते थे, उनके बारे में कहा गया। किसने कहा था, ये मॉडर्न का नहीं, ये तो पीछे का सेंटेंस पूछ रहे हैं, किसने कहा था कि मेरे मरने के बाद पता चल जाएगा कि मेरे बेटी को छोड़ के मेरे सारे बेटे नालायक हैं? ठीक है, इल्तुतमिश हैं। ठीक है,
चलिए, जितना हो सके उतना तड़प ले, मीर जाफ़र को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डाल दें। मीर जाफ़र को एक सोने की बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डाल दें। किसने कहा था? कर्नल मलेशन। किसने कहा था कि हमें सिंध जीतने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है? किसने कहा था कि हमें सिंध जीतने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन हम यह धूर्तता करेंगे क्योंकि यह उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। हमें सिंध जीतने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। चलिए, नेपियर ने कहा था। किसने कहा था कि रेल ने भारत की प्राण शक्ति को छीन कर दिया है? एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा। किसने कहा था कि रेल ने भारतीय गांवों को बेच दिया है और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया है? बुकनन। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। चलिए, कुछ हम और इम्पोर्टेंट चुन के एक बार ग्रुप में भेज देंगे, बहुत सारे हैं। कुछ और सवाल आप लोग से पूछ लेते हैं ताकि आपका और आसान हो जाए। देखिए, पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता के नाम क्या थे? पिंडारियों का दमन हुआ था ना, पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता का नाम क्या था? पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता का नाम चित्तू, बसीर मोहम्मद और करीम खान। 20 सेंटेंस और लिखवाएंगे और क्लास को ओवर करेंगे। आधुनिक भारत में आपके पास अब 20 लाइन और बच गया है, मात्र 20 लाइन। पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था? एस्तांडो द इंडिया। चलिए, लिख लीजिए पहला सेंटेंस। पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तांडो द इंडिया। ये बता चुके हैं, उसी को पूछ रहे हैं, नया चीज़ ही पूछ रहे हैं। अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कब? इसको एक ही सवाल माना जाएगा, ठीक है। कार्नेटिक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कार्नेटिक का प्रथम युद्ध 46 से? ये सवाल नहीं है। सवाल है कि उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? कार्नेटिक के प्रथम युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बर्नेट। बता, लिखिए, कार्नेटिक के प्रथम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके पास था? तो बर्नेट के पास। ये सवाल और इसी का एक पार्ट है, इसको अलग मत जोड़िएगा। किस संधि से पहला वाला कार्नेटिक युद्ध समाप्त हुआ था? एक्स/अप्रैल, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के समय विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ था? सब बोल दीजिए। कैनिंग, ठीक है। अच्छा, विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया और उसकी संतान को भी वैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। डेट लिख लीजिए, तिथि लिख लीजिए, 26 जुलाई 1856। 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया और संतान को भी वैध घोषित किया गया। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? लिखिए, 1849 में हुआ था। अंग्रेजों और सिखों के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। चिलियांवाला का युद्ध अंग्रेज और सिख के विरुद्ध हुआ था। इस पर मूवी भी बनी है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है गफ के पास था, लॉर्ड गफ। अंग्रेजी सेना लॉर्ड गफ और सिख सेना का नेतृत्व करता कौन थे? शेर सिंह। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक? बहुत बढ़िया, बहुत देर बाद जवाब आया तुम्हारी तरफ से। चलिए, भारत में कौन सी भूमि व्यवस्था अधिक जगहों पर थी? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी या इस्तमरारी? नहीं, 30 है। महलवाड़ी 30 है, रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा है, 51 है, और स्थायी बंदोबस्त 19 है। स्थायी 19 है। नहीं, वो महलवाड़ी बोल रही है सबसे ज़्यादा, रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा है ना, तो वो ठीक है। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं है। उसने बात सुनो, ये बोली कि रैयतवाड़ी जो है सबसे ज़्यादा है, यही ना, तो ठीक है। उसके बाद का सेंटेंस गलत हो गया कि महलवाड़ी सेकंड पर है, 19 नहीं है। महलवाड़ी सेकंड पर जरूर है लेकिन 19 नहीं है, 30 है। 30 है और स्थायी बंदोबस्त 19 है। फिर से लिख लीजिए,
रैयतवाड़ी 19, रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा है 51 है, और उसके बाद है सेकंड नंबर पे कौन सा है, महलवाड़ी, कितना है 30 है, और स्थायी बंदोबस्त सबसे कम है 19। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? अक्सर ये सवाल आता है और लोग स्थायी बंदोबस्त मार देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा और स्थायी में 100 का समानता है, तो लोग उसको स्थायी मार के और अपना एक स्थायी रूप से नंबर कम कराते हैं। भूमि के लगान का दर क्या था स्थायी बंदोबस्त में? 10 किसका और 11 और 1 किसका? 10/11 कंपनी को देना था, और बच गया उसके पास कितना? 1। चलिए, द्वितीय पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या था? यात्री की बात पूछ रहे हैं, राजा के, यहाँ का अधिकारी की बात नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ अधिकारी तो पहला कौन था? चलिए कोई नहीं, जो पहला वास्को डी गामा था, दूसरा का नाम था कैब्राल, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, या कहीं गैब्राल भी लिखता है। ठीक है, सेकंड पुर्तगाली था, कैब्राल लिखिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये तो मतलब अंग्रेज का दूध कहा जाता है। प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो भारत आया था उसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल। ब्रिटिश नागरिक यदि पूछे तो हो जाएगा जॉन मिल्डन हॉल, और यदि पूछे कि प्रथम अंग्रेज दूत जिसने जहांगीर से भेंट की, तब हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। अंगियार कौन था? चारनॉक कौन था? ये कलकत्ता का स्थापना किया, और ये मुंबई का, अंगियार मुंबई का। खूब खुश हो गया, तो मद्रास बताइए तब। ये एक ही सवाल कहलाएगा, इसलिए कि चारों का संस्थापक पूछ रहे हैं, खाली आपके कन्फ्यूजन दूर हो इसलिए। चलिए, मद्रास का संस्थापक कौन था? तो हम बता देंगे, तब बता ही दीजिएगा। फ्रांसिस डे। तो क्या याद करना है? चारनॉक कलकत्ता, अंगियार मुंबई, और फ्रांसिस डे मद्रास। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल कौन सा था? मॉन्सरेट और एक्वा बीबा। ये लोग का नाम से थोड़ा सा मतलब हमदर्दी रखिए, तब याद रहेगा। ये लोग को विदेशी सोचिएगा तो याद नहीं रहेगा, अपनापन चाहिए थोड़ा सा। एक्वा बीबा, लेकिन मॉन्सरेट को पहला दिया था। किसने फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की? किसने फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की? नहीं, तो उसका नाम था कैरोन फ्रैंक। आप लोग जब पढ़िएगा ना, तो ऐसे जैसे पुर्तगाली आया, गोवा अधिकार किया, मतलब पूरा क्रम से उसको देख लीजिएगा, एक बार क्रम बना लीजिएगा, जो बता चुके आपको ऑलरेडी। ठीक है, कि मान लीजिए गोवा पे कब्जा कब किया? 1510 में ना, 1510 में। छोड़ा कब? पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले, ये बताए भी थे। ऐसे चीज़ों को थोड़ा तुलना करके, मोल तोल करके पढ़िए, एंजॉय करते हुए, तो अच्छा रहेगा। एक ही साथ सबको कर लीजिए। जैसे मान लीजिए जब आप फैक्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस फैक्ट्री का, किसके कंपनी का क्या नाम था, तो एक में है मर्चेंट, तो ब्रिटिश का, एक स्टैंडो, तो पुर्तगाली का। ठीक है ना, इस तरीके से। डेस इंडेस है, तो वो किसका हो जाएगा? फ्रांसीसी का हो गया। और एक बच गया किसका? डच का। तो डच का है वेरिगिदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ओस्ट इंडीज है, डेस इंडीज है फ्रांस का, ओस्ट इंडीज है डच का। चलिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि, दूसरी संधि बताइए कब कब? 12 अगस्त और 16 अगस्त। पहला किसके साथ, दूसरा किसके साथ? ठीक। दादा भाई ने 1867-68 में जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, वह कितना रुपया था? 20 रुपये। ठीक है, दादा भाई का तो पूछ दिया, बहुत बार पूछ दिया है। 1867-68 में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, वो 20 रुपये था। फिर भी ठीक ठाक था उस समय। 20 रुपये समझ रहे हैं, मतलब भारत सही में क्वालिटी था।
1901 में कर्जन ने जो अनुमान लगाया था वो कितना रुपया था? 1901 में प्रति व्यक्ति आय का कर्जन ने जो अनुमान लगाया वो था 30 रुपया, और 1931 में BKRB राव ने लगाया था 62 रुपया। BKRB राव ने जो अनुमान लगाया था वो था 62 रुपया। BKRB राव बाद में भारत के इकोनॉमिक्स सलाहकार बने ये। रजनी पाम दत्त की किताब का नाम क्या था? रजनी पाम दत्त की किताब का नाम था इंडिया टुडे। दादा भाई नौरोजी का जो लेख था जिसमें वो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत लिखे थे, उस लेख का हेडिंग क्या था? ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक लेख था इंडियाज डेब्ट टू इंग्लैंड। तो इंडियाज डेब्ट टू इंग्लैंड में उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का चर्चा छोटे रूप में किया था और उसमें पूरा विस्तृत लिखा था। ठीक है। किसने कहा था कि हमारी व्यवस्था जो है ऐसे काम करती है जैसे कोई चीज़ गंगा में स्पंज को डुबा दें और जाके थेम्स में डाल दें? नहीं, गलत है। गंगा में स्पंज को डुबा दें और फिर ले जाए कहाँ? थेम्स में। तो गंगा भारत की नदी है और थेम्स में जाके निचोड़ दें। जॉर्ज सुलिवान या सुलिवान का कथन है कि हमारी प्रणाली, वो अपनी प्रणाली के बारे में कहा, हमारी प्रणाली ऐसे काम करती है कि हम गंगा से निचोड़ते हैं स्पंज और जाके मतलब कि उसमें पानी लेते हैं और जाके वहाँ निचोड़ देते हैं, तो क्या चला जाएगा? सुलिवान ने कहा था। विद्रोह के नेता से बता दीजिए कुछ। बख्त खां कहाँ के नेता थे? बख्त खां ने किस अंग्रेज के सामने समर्पण किया था? हडसन के समक्ष। हुमायूं का जो मकबरा मैंने बताया था ना, उसी मकबरे के पास इन्होंने समर्पण किया था दिल्ली में। चलिए, बेगम हजरत महल कहाँ से? ठीक है। इनके बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। ठीक है। ये ह्यूरोज कौन था? हीरोज ही वो हीरोज तो उतना नाम नहीं होता। हीरोज लड़ा था किससे? तात्या टोपे से लड़ा था। लेकिन इसने लक्ष्मीबाई का जब लाश देखा, चाहे जो देखा वहाँ पे लड़ाई, तो उनकी मृत्यु पर इसने कहा था कि पूरे में एकमात्र मर्दाना यही थी। रामचंद्र पांडुरंग का असली नाम क्या था? तात्या टोपे। चलिए, फैजाबाद से कौन नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। इसका लिस्ट भी ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग पूरा लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। लिखवाए हुए हैं लेकिन कितना चीज़ लिखवाए हैं आप लोग याद नहीं रहता है। द ग्रेट रेबिलियन किताब के लेखक कौन है? द ग्रेट रेबिलियन। द ग्रेट रेबिलियन। द ग्रेट रेबिलियन, अशोक मेहता। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सब आप लोग जानते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका लिखा हुआ है? सावरकर। सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 57, RC मजुमदार। सब लिखवाया हुआ है, लेकिन एक किताब है जो नहीं लिखवाया है, अब लिखवाया है। बहुत छोटा है, याद करने में आसान रहेगा, और बस इतना ही। किताब का नाम ही यही है, और राइटर का नाम इससे भी छोटा है। राइटर का नाम है सेन, और इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। राइटर का नाम है सेन और किताब का नाम है 1857। कूका विद्रोह कब हुआ था? कूका 1860 से 70, 1860 से 70, 60 to 70। ठीक है, पंजाब में कूका आंदोलन, और शुरू हुआ था यह भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। जवाहर मल, बाद में बालक सिंह, राम सिंह इसमें जुड़ते गए। वो तो फाइनली जब राम सिंह कूका आते हैं 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका कालखंड जो है आंदोलन की शुरुआत लिखा। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन में हुआ, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन बना। ठीक है, तो 45 में होगा तो धार्मिक नेचर का होगा, राजनीतिक नेचर में आया ये 60 में, 60 से 70। ठीक है ना। इसमें ध्यान देना है कि इसमें 4 लोग जुड़े हुए हैं, जवाहर मल, बालक सिंह, राम सिंह। कुछ भी पूछेगा तो आंसर दीजिएगा। जवाहर मल, बालक सिंह, जवाहर मल के शिष्य थे बालक सिंह। ठीक है,
एक सियान साहब थे, चौथा जो नहीं मिल रहा है, सियान साहब। सियान साहब इन्हीं को कहते थे, जवाहरमल को, इसलिए 3 ही होगा नाम, ठीक है ना। चलिए, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह। नैकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? नैकड़ा मध्य प्रदेश में। किसके विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है? बिरसा मुंडा। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। भारतीय समाचार पत्रों में जेम्स अगस्टस हिक्की का क्या योगदान है? पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? राजकुमार कृष्णो दास पाल। राजकुमार कृष्णो दास पाल, ऐसे लिखिए संपादक। हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णोपाल दास थे, राजकुमार थे ये, और इनको पत्रकारिता का राजकुमार कहते थे, पत्रकारिता का राजकुमार। सोम प्रकाश किसने लिखा था? ये आराम से, हाँ ठीक बोलिए, बोलिए बोलिए बोल। ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। किसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? मेडकॉफ। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब लागू किया गया? 1931 में, ठीक है। प्रेस इमरजेंसी एक्ट। किसको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। इनको 3 बात कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पहला, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, और तीसरा आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता, अतीत और मध्य के बीच सेतु, और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनके आधुनिक भारत के पिता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इनकी एक किताब का नाम है। क्या हुआ जी? ज़्यादा जा रहा है, गर्म उधर से आ रहा है ना। चलिए कोई नहीं, 4-5 और लिख लीजिए, क्योंकि हमको लगेगा कि 4-5 और लिख लीजिए। 1917 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है। किसको महाराष्ट्र का सुकरात कहते थे? किसको महाराष्ट्र का सुकरात कहते थे? एमजी रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात, 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 महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रानाडे को। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? नहीं, राजा राम मोहन राय है। हाँ, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 25। विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? किस डेट को? ठीक है, 1893 में शिकागो शहर में दिया था इन्होंने भाषण। विवेकानंद का जो प्रसिद्ध भाषण था वो किस दिन दिया था उन्होंने? तो 11 सितंबर 1893। देखिए, परीक्षा में विवेकानंद के कथन से सवाल पूछने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए पूछता है कि विवेकानंद का जो कथन है वो लगेगा कि कृष्ण जी ने बोला है, और कृष्ण जी का जो कथन है वो लगेगा कि गांधी जी का कथन है। तो भगवान श्री कृष्ण, विवेकानंद और गांधी के वचनों में बहुत समानता है। तो ऐसा पूछ देगा ना कि उठो कर्मशील बनो, तो अब कौन बोला है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप से मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है, विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन है। सुन लीजिए, लिखिए मत। मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पूछ सके, किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दिया जाए। ठीक, ये सब इन्होंने कहा था, विवेकानंद ने, ठीक है। संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना हिंदू धर्म, ठीक है।
तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है वो है कि देश में लाखों लोग भूखे एवं अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा तो ग्रहण की लेकिन उनकी परवाह नहीं करते। ठीक है, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद हो, ना कुरान हो, ना बाइबल हो। किसने कहा था? विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए हो गया इधर। अपने किसान आंदोलन वाला कुछ कुछ बात हम लिखते रहेंगे, भेजते रहेंगे ग्रुप में। जो लोग भी हैं यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हैं इस क्लास से, 40 डेज वाले से, जो भी मटेरियल होगा आपको दिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, आप उसको रिवाइज करते रहिए। और जैक्सन को गोली किसने मारी थी? जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हरे। ठीक है, और एमहर्स्ट और रैंड की हत्या की थी दामोदर चापेकर ने। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? सावरकर ने। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? तारकनाथ दास। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है। गांधी युग की शुरुआत कब होती है? गांधी युग की शुरुआत। एक और कामागाटा मारू। ठीक है, चलिए, तो आपको याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। होम रूल हो गया, मॉन्टेग्यू घोषणा याद ही है, रॉलट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड, स्वराज्य पार्टी का गठन। अगला लिखिए, बंगाल का आंदोलन हो गया, नहीं लिखिए नहीं। साइमन कमीशन कब आया था भारत? किसकी चुनौती पर मोतीलाल ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था? किसकी चुनौती पर? बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा था। कौन था भारत सचिव? कल भी बताए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में जो मेज था वो गोल था कि चौकोर था? अंडाकार था ना। हाँ, अधिक लोगों को बैठाने के लिए कौन बनाया था इस सम्मेलन में? इस टेबल को बनवाया कौन था? हमको ऑनलाइन में सब गाली उली देने लगता है, ये सब पूछते हैं तो कि सर यही सब पढ़ा के आप टफ कर देते हैं। एक्चुअली रैमजे मैकडोनाल्ड बनवाए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए, गोलमेज हो गया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, उषा आप बताइए। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत बढ़िया। सांप्रदायिक पंचाट कब दिया गया था? 32। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? दूसरा सत्याग्रही कौन था? प्रथम कौन था? प्रथम विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। बलिया में गांधीवादी किस व्यक्ति ने पहली समानांतर सरकार बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तू पांडे। बलिया में समानांतर सरकार बनाने वाला व्यक्ति, गांधीवादी समानांतर सरकार बनाने वाला व्यक्ति चित्तू पांडे। ठीक है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस दिन पेश किया था? किस दिन? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, शनिवार। तेरा कहलाल है 14 जुलाई 1942। उसकी पुष्टि हुई 7 अगस्त को। ठीक है ना। जिस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है उसका असली नाम क्या है? ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? 10 में 6 बार पूछा है। चलिए, और जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? किस जेल की दीवार से जयप्रकाश नारायण कूद के भाग गए थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल। यह बीरे आदमी थे। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा में कौन कौन आदमी भाग लिया था? छोड़ दीजिए इसको, आप लोग घबरा गए हैं। लिखिए, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तीनों सदस्य का नाम बताइए। लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस। ठीक है। एटली ने कब घोषणा की कि भारत को आज़ाद करेंगे? 20 फरवरी 47 को। ठीक है।
और भारत को आज़ाद करते समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय किस जगह दंगे हो गए थे आज़ादी के बाद, आज़ादी के जस्ट पहले? नोआखली। भारत आज़ाद हुआ और आप लोग भी आज़ाद हुए। मॉडर्न इंडिया में एनसीईआरटी यदि समय मिले थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा। जो टॉपिक्स हैं उसका कंसेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर होगा, बाकी फैक्ट तो हर जगह मिल जाएगा, फैक्ट देखते रहिए। मॉडर्न इंडिया हमारा इसी नोट पे आज समाप्त होता है। कल से आप लोग के पास दो विकल्प मतलब परसों से विकल्प देते हैं कि नहीं, संडे भी है तो ये 40 दिन का क्लास तो जाएगा। विकल्प यह है कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ना चाहते हैं या करंट पढ़ना चाहते हैं, तो कल से हम करंट पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से अगले 7 दिन तक हम लोग करंट पढ़ेंगे और 7 दिन में करंट को इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से समाप्त करेंगे, आज बता देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।